Hello everyone, let us talk about memory hierarchy. So before talking about memory hierarchy, let us talk about memory. जैसा कि हम सभी जानते हैं हम अभी आगे के लेक्चर में जो भी पढ़ेंगे सब मेमोरी पे डिपेंड होगा। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट मेमोरी हायरार्की चलिए कुछ मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। व्हाई इज इट सो? एज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। जब भी हम स्टोरेज ऑफ डेटा की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? मेमोरी। एज मेमोरी अलाउज द प्रोसेसर टू एक्सेस डेटा क्विकली। जब भी हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? मेमोरी। एज मेमोरी इनेबल्स द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एज इट अलाउ द प्रोसेसर टू स्विच बिटवीन द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा इफिशियंटली। जैसा कि हम रनिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो चलिए थोड़ा बहुत रनिंग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। जब भी एप्लीकेशन और प्रोग्राम रन होता है उसको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मेमोरी टू एक्सेस द डेटा और टू रन द एप्लीकेशन। Whenever we talk about operating system, the operating system also requires memory to run smoothly. So जैसा कि अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर मेमोरी के बारे में पढ़ लिया है तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच मेमोरी डिपेंड्स। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? जब भी आप मेमोरी के बारे में सोचते हो सबसे पहला चीज़ दिमाग में आपके क्या आता है? कैपेसिटी। तो नॉर्मल है, सबके दिमाग में आता होगा कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहला फैक्टर जो है मेमोरी को डिपेंड जिस पे मेमोरी डिपेंड करता है वो है कैपेसिटी। सेकेंड फैक्टर आता है स्पीड। थर्ड है आपका स्टेबिलिटी। फोर्थ कॉस्ट हो सकता है। उसके बाद स्केलेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं ऑन विच मेमोरी डिपेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक जो है हमारा आज का मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम रिफर्स टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज विद वेरिंग कैपेसिटी, स्पीड एंड कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेमोरी है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। उसी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। The memory hierarchy is designed to provide the CPU with fast access to data and large storage area for the long-term data. As we all know that if we will talk about the memory, then we will first thing which we comes in our mind on which the factors the memory depends. So सबसे पहला हम बात करना चाहते हैं कि ये किस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एक पिरामिड शेप का है और इस पिरामिड शेप में सबसे लास्ट वाला जो लेवल है आपका वो बड़ा है। जैसा आप एक पिरामिड अपने दिमाग में सोचिए और जैसा ही आपने एक पिरामिड इमेजिन किया सबसे पहले आपको क्या दिखा? उसका बेस जो सबसे बड़ा होता है, उसका टॉप जो सबसे छोटा होता है। ऐसा क्यों है कि हम मेमोरी हायरार्की को पिरामिड शेप में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उसकी अलग अलग फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। जैसे कि आप अगर देखोगे नीचे आते वक्त तो यहाँ पे क्या है आपका थोड़ा बड़ा स्पेस दिख रहा है यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है टॉप टू बॉटम आते वक्त आपकी कैपेसिटी या साइज हो जो इंक्रीज हो चुकी है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, जब साइज और कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो अगर मान चलिए यहाँ पे कोई सीपीयू रखा हुआ है, ठीक है, और उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ से एक्सेस करना है। तो अब यहाँ से एक्सेस करने के लिए क्या होगा? डिफरेंट लेवल से आप होके जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट कोई एक एक्सटर्नल लेवल लेंगे और यहाँ से ऐसे पहुँचेंगे। तो इन दोनों केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई सीपीयू रखा हुआ है तो उसको यहाँ से कोई डेटा फेच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आप जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो एक्सेस टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये स्टोरेज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसको आपने कैपेसिटी के थ्रू डिवाइड किया है या फिर एक्सेस टाइम के थ्रू डिवाइड किया है या फिर अलग अलग फैक्टर्स पे डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें से वन ऑफ द मेन फैक्टर जैसा है आपका, जैसे मान चलिए कैपेसिटी में तो जो रजिस्टर की बात करेंगे आप, पहले डिफरेंट लेवल को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला लेवल है रजिस्टर, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है मेन मेमोरी, चौथा फ्लैश मेमोरी, पांचवें पे आपका है मैग्नेटिक डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, उसका छठवें नंबर पे आपका आता है मैग्नेटिक टेप्स या फिर टेप ड्राइवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसकी कितनी कैपेसिटी होती है। तो नॉर्मली देखा जाए अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ कि डेटा किस में स्टोर होता है किस टर्म में। तो अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूँ तो ज़्यादातर बाइट्स में होते हैं। कैश मेमोरी की बात करता हूँ तो उसमें डेटा केबी या एमबी में स्टोर होता है।
अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूँगा तो जीबी या गीगाबाइट जिसे कहते हैं आप, उसमें स्टोर होता है। यूएसबी और फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे तो आप एसएसडी में जीबी में स्टोर होता है। आप मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो टेराबाइट या टीबी जिसे कहते हैं उसमें स्टोर होता है। फिर मैग्नेटिक टेप्स या टेप ड्राइवर में बात करते हैं तो आप पेटाबाइट जिसे पीबी या फिर ईबी में स्टोर होता है। तो इस तरीके से आपके जो है हर डिफरेंट लेवल पे अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जिसकी हम सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी। जब फैक्टर्स हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स की मेमोरी में, तो उसमें एक तो कैपेसिटी था जिसकी अभी हमने बात कर ली है। दूसरा था स्पीड। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम आपने बनाया कितना जल्दी रन किया, और दूसरा क्या देखा था उसने कितना स्पेस लिया। तो उसी तरीके से जो आपका मेमोरी हायरार्की है, ये स्पीड और एक्सेस टाइम कह सकते हो या फिर कैपेसिटी कह सकते हो, उस पे जो कि है डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड हुआ है। जैसे आप आप जब टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, आपका एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका अगर एक्सेस टाइम अगर नीचे से मैं ऊपर जाऊं तो डिक्रीज करे, मतलब आपका जब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ पे इस समय क्या होगा, एक्सेस टाइम आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। तो इस हिसाब से अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ पिरामिड के, तो ये सोचिए कि आप एकदम नीचे खड़े हो और आपको ऊपर फ्लैग दिया हुआ है, तो आपको फ्लैग लेने के लिए आपको नीचे एक ऊपर 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 चल के जाके फ्लैग लेना पड़ेगा, और लेकिन जो यहाँ पे होगा वो फ्लैग तुरंत ले लेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो स्पीड इंक्रीज करेगी और कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो वर्चुअल जो भी आ रहा है, आपकी मेमोरी आ रही है फिर रैम आ रही है, उसके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क हो गया या फिर टेप ड्राइवर्स हो गया। तो इसलिए आप एक और चीज़ फैक्टर याद में रखो, ध्यान में रखो अपने, कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो आपका कॉस्ट जो कि इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आपका एक्सेस टाइम इंक्रीज करेगा, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। चलिए बात करते हैं कि टाइम कौन कितना लेता है अप्रॉक्स फेच करने में या फिर किसी डेटा को एक्सेस करने में। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रजिस्टर के बारे में तो वो अप्रॉक्स 1 नैनो सेकेंड लेता है। अगर मैं कैश मेमोरी की बात करता हूँ तो 10 नैनो सेकेंड लेता है। मेन मेमोरी की बात करता हूँ तो 100 नैनो सेकेंड लेता है। और अगर फ्लैश मेमोरी की बात करूँगा तो माइक्रो सेकेंड। अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क की बात करूँगा तो 10 मिली सेकेंड लेगा। और अगर मैं मैग्नेटिक टेप या ड्राइवर की बात करूंगा तो 100 मिली सेकेंड लेगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो कि मतलब एक्सेस टाइम या फिर आप देख सकते हो कि फेच करने का टाइम किसको कितना लग रहा है। और उसी तरीके से मैं बात करता हूँ कि अगर देखिए आप रजिस्टर और कैश मेमोरी होगा तो उसको आप एक साथ बोल सकते हो इंटरनल मेमोरी। आप मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो। आप फ्लैश मेमोरी या मैग्नेटिक डिस्क को आप सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हो। और आप अगर मैग्नेटिक टेप और टेप ड्राइवर्स की बात करते हो तो इन शॉर्ट आप टर्चरी स्टोरेज की बात कर रहे हो। तो ये हुआ आपका ओवरऑल मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो चलिए बात करते हैं द फाउंडेशनल प्रॉपर्टी ऑफ हायरार्की। तो फाउंडेशनल प्रॉपर्टी ऑफ हायरार्की में हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहला होगा इंक्लूजन प्रॉपर्टी, दूसरा होगा कोहेरेंस प्रॉपर्टी और तीसरा होगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो कि बाद में चल के हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंक्लूजन प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, एवरी पीस ऑफ अ डेटा इन अ फास्ट या अपर लेवल जिसे आप कहते हैं, जिसे कैश हो गया, मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द स्लोअर या फिर लोअर लेवल जिसे आप रैम या डिस्क कहते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान चलिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, उनमें से मैं मान चलता हूँ मेरे पास 2 लेवल हैं, ठीक है। और पहला लेवल जो कि है लेवल 1 है और दूसरा लेवल है जो कि मेरा लेवल 2 है। तो इंक्लूजन प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर इसमें आपने अगर x इक्वल्स टू 10 रखा हुआ है तो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, ठीक है। ये होगा आपका इंक्लूजन प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको समझते हैं, इसकी लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ अ सेफ्टी नेट इफ़ यू आर रन आउट of space on your cutting board and need to wipe it clean, you don't lose the recipe because a copy is still in the freezer। इसका मतलब हुआ क्या, जैसे कि मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड आई होप, बट इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे मान के चलिए आपके पास 2 लेवल हैं, ठीक है। और जो पहला लेवल है वो एक्सेस टाइम जल्दी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो फास्ट है थोड़ा, और जो दूसरा लेवल थोड़ा स्लो है, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा है दूसरा लेवल की और पहले लेवल की कैपेसिटी थोड़ी कम है।
और आपको क्या चाहिए कि मतलब आपको दो चीज़ अपडेट करनी है, लेकिन एक ही चीज़ वो स्टोर कर सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या रखा कि एक डेटा रखा आपने जो लोअर लेवल पे भी था, फिर उस अपर लेवल वाले डेटा को आपने एक्सेस किया, फिर अपर लेवल को हटाया, तो क्या लोअर लेवल से भी डेटा हट जाएगा आपके? नहीं हटेगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, इंक्लूजन प्रॉपर्टी में आपने जो ऊपर डेटा रखा हुआ वो नीचे भी आपके एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने ऊपर वाला डेटा हटा दिया तो नीचे वाला डेटा सेफ रहा। जबकि अगर आपने मान चलिए ऊपर x इक्वल टू 10 रखा था, उस 10 को आप भूल गए हो, तो नीचे फिर से आप x इक्वल टू 10 ले सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आप जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझिए, इफ अ वेरिएबल x इक्वल टू 10 इज इन योर लेवल 1 कैश, इट इज गारंटेड दैट इट ऑल्सो बी सिटिंग इन द योर रैम। जैसे कि मैंने अभी अभी जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि अगर आपका ये मान चलिए लेवल 1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 10 है और ये लेवल 2 आपका x इक्वल टू 10, तो अगर आपके लेवल 1 में ये है तो आपके लेवल 2 में ये होगा ही होगा। यही आपका इंक्लूजन प्रॉपर्टी कहता है। जैसे आप इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए, जस्ट थिंक इज दैट ऑफ बैकअप सिस्टम। इसको जस्ट एक बैकअप सिस्टम के बारे में सोचिए। सो मान चलिए आपके पास एक स्टिकी नोट है और एक आपका नोट्स है जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो, जैसे नोटबुक है आपकी। तो आपने क्या किया, नोटबुक से अपने कुछ कुछ मार्क पॉइंट किए, ठीक है, और उसको अपने स्टिकी नोट्स पे लिखा आपने। जैसे मान चलिए आपने जो इम्पोर्टेंट हेडिंग थी अपने नोटबुक से आपने उसको स्टिकी नोट्स में लिखा। अब ये सोचिए कि अगर आपका स्टिकी नोट्स गायब हो गया तो क्या आपका डेटा गायब हो गया? क्या आपने जो हेडलाइन लिखी थी या फिर हेडिंग्स लिखा था वो गायब हो गया? नहीं, वो आपके नोट्स में अभी भी सेफ रखा हुआ है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने अपर लेवल पे कुछ डेटा रखा है तो उसको लोअर लेवल पे भी रखा जाता है। ये आपकी इंक्लूजन प्रॉपर्टी होती है। अब चलिए बात करते हैं आपका दूसरी प्रॉपर्टी है जो कोहेरेंस प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं कोहेरेंस प्रॉपर्टी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन पहले से लिखा हुआ है, लेकिन तभी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऑल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा across different level must stay in sync so the CPU does not use old or stale info। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे मान के सोचिए आपने क्या किया, आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, और आपने हर लेवल पे एक ही वेरिएबल को रखा हुआ है। जैसे इसके बारे में ऐसा कुछ सोचिए कि आपने दो लेवल हैं, जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था, दोनों पे आपने x इक्वल टू 10 रखा है, x इक्वल टू 10 रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका मान चलिए CPU है जो इसको भी एक्सेस कर रहा है और इसको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वो तो कर ही सकता है। तो आपने क्या किया, आपने मॉडिफाई कर दिया यहाँ से x इक्वल टू 10 से x इक्वल टू 7, ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको मॉडिफाई ही नहीं किया। अब मान के चलिए CPU अगर साइमल्टेनियसली रीड कर रहा है दोनों लेवल्स को, तो उसके पास तो फॉल्टी डेटा जाएगा। अगर उसने लेवल 1 को रीड किया तो उसके पास 7 चला जाएगा, लेवल 2 को रीड किया तो उसके पास 10 चला जाएगा। ये तो फॉल्ट हो गया ना। तो यही कहता है कोहेरेंस प्रॉपर्टी, ये कहता है कि जब आप किसी एक लेवल पे आप अगर किसी एक वेरिएबल या फिर किसी एक डेटा को चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग या फिर डिफरेंट जितने भी लेवल्स हैं जो जो उस डेटा को ले रहे हैं उनको भी आप उसी अपडेटेड वैल्यू के साथ चेंज कर लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपके पास दो अलग अलग वे होंगे, स्ट्रैटेजीज होंगी, जिसमें सबसे पहला स्ट्रैटेजी आपका राइट थ्रू। राइट थ्रू क्या कहता है, यू अपडेट द कटिंग बोर्ड एंड द फ्रिज एट द सेम टाइम। जैसे इसके पहले मैंने फ्रिज और कटिंग बोर्ड का एग्जांपल लिया था, जस्ट उसी तरीके से सोचिए। और ये क्या है, सेफ है बट स्लो है। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है कि आपने एक लेवल पे डेटा चेंज किया तो आप उसी समय जहां जहां उसके रेफरेंसेस रहेंगे, जहां जहां वो डेटा प्रेजेंट होगा, सबको चेंज कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ आपका, जब जब आप डेटा चेंज करो तब तब जाकर हर जगह आप जहां जहां उसके रेफरेंस पाओगे, जहां जहां वो डेटा प्रेजेंट होगा, आप उसे चेंज कर दोगे, उसका उसके वैल्यू को अपडेट कर दोगे। और दूसरा क्या है आपका, राइट बैक है। राइट बैक में क्या कहता है, यू ओनली अपडेट द कटिंग बोर्ड एंड मार्क इट विद अ डर्टी बिट, यू ओनली अपडेट द फ्रिज लेटर व्हेन यू आर डन विद द इंग्रेडिएंट्स। ये फास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। ये हुआ कैसे, जैसे सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपने क्या किया, इसके पहले राइट थ्रू में क्या कर रहे थे आप डेटा चेंज कर रहे थे, और जब डेटा को चेंज कर रहे थे उसी समय जाके जहां जहां वो डेटा प्रेजेंट था उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर दे रहे थे। तो उससे क्या था कि जो आपका फॉल्टी डेटा या फिर आप ओल्ड डेटा जो था वो CPU नहीं फेच कर रहा था, वो न्यू डेटा हमेशा अपडेटेड डेटा ले रहा था। और दूसरा क्या है, राइट बैक। इसमें आप क्या करोगे कि आपने जैसे ही डेटा चेंज किया, ठीक है, अब उसे मार्क कर लोगे कि मैंने इस डेटा को चेंज कर लिया है,
अब जब तक उसकी वैल्यू अपडेट करते रहोगे, जब लास्ट अपडेट कर लोगे आप, फिर जाकर जहाँ जहाँ उसके रेफरेंसेस होंगे आप उसे अपडेट करोगे। तो ये होता है राइट बैक, इसीलिए फास्ट होता है। ये फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि बार बार आपको एक्सेस नहीं करना पड़ा ना, आपको बस एक बार एक्सेस किया आपने, ठीक है, आपने उसे चेंज किया और चेंज करने के बाद उसको एक डर्टी बिट से रिप्रेजेंट कर दिया कि मतलब हाँ वहाँ पे लगा दिया, मार्क कर दिया, एक रेड मार्क लगा दिया कि हाँ मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, जब आपने पूरा अपडेट कर दिया फिर आपने वहाँ पे वो चेंजेस किए हर जगह जो जो उसके रेफरेंसेस थे। अब इसका चलिए एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे, if you change x from 10 to 20 on your cutting board, the system ensures that the 10 in the fridge is either updated or marked as thresh so you don't accidentally use it। इसका मतलब वही हुआ, जैसे मान चलिए आपने आपके पास एक वेरिएबल था x और आपने उसे x इक्वल्स टू 10 था इनिशियली, और 10 हर जगह आपने रखा हुआ है हर लेवल पे। मान चलिए आपने उसे 10 से 20 अपडेट कर दिया, तो आपको या तो हर लेवल पे जाके उसे 20 करना पड़ेगा जहां जहां वो प्रेजेंट हो, या फिर आपको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको उसे मार्क करके रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर जब आप उसे आप उसको इसकी वैल्यू को यूज करो, तो जब पूरा अपडेशन हो गया हो तो ही आप उसे यूज करो, उसके पहले यूज मत करो। तो ये था आपका कोहेरेंस प्रॉपर्टी। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में। चलिए मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और स्टार्ट कहाँ से किया था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी हायरार्की, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मेमोरी के बारे में, वहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ा, फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बारे में देखा, फिर वो कैसे पिरामिड बन रहा था, फिर हमने ये देखा कि उसे पिरामिड शेप में ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग यूजुअली। फिर हमने फाउंडेशनल प्रॉपर्टी में देखा हायरार्की के, जिसमें सबसे पहला इंक्लूजन प्रॉपर्टी था, दूसरा कोहेरेंस प्रॉपर्टी था, जिसमें हमने राइट बैक देखा, राइट थ्रू देखा। अब जो तीसरा है जो मेन इंपॉर्टेंट है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, CPU do not jump around randomly, they tend to hang out in the same neighborhood of data। जैसे इसमें देखिए क्या होता है, जो CPU होता है वो ऐसे ही नहीं किसी भी रैंडम डेटा को आपका फेच करने लगेगा, ठीक है। इसका भी कुछ एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, मतलब हम बात कर सकते हैं कि इसका भी एक फिक्स्ड होता है कि मतलब वो करने क्या वाला है, वो पहले से प्रिडिक्ट किए रहता है। इसमें दो टाइप की जो कि हैं आपकी लोकेलिटीज आएंगी। सबसे पहला होगा आपका टेम्पोरल लोकेलिटी, दूसरा होगा स्पेटियल लोकेलिटी, स्पेशियल जिसे कहते हैं। तो जो टेम्पोरल लोकेलिटी होगा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इन सिंपल पहले मैं समझा देता हूँ टेम्पोरल लोकेलिटी में होता क्या है। लाइक इफ यू यूज्ड अ डेटा वंस, यू विल एग्जैक्टली यूज टू डेटा इट इन अपकमिंग फ्यूचर और कमिंग सून। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान चलिए आपने एक डेटा अभी यूज कर लिया है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली उस डेटा को इन फ्यूचर आप यूज करोगे ही करोगे। ये चीज जो की होता है आपका टेम्पोरल लोकेलिटी एश्योर करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। टेम्पोरल लोकेलिटी रिफर्स टू द टेंडेंसी फॉर अ प्रोग्राम टू एक्सेस रिसेंटली यूज्ड मेमोरी लोकेशन रिपीटेडली। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन, इट इज लाइकली टू एक्सेस दैट सेम लोकेशन अगेन इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी एक लोकेशन पे जो डेटा था उसे फेच किया, तो हो सकता है इन फ्यूचर कि आप उसी डेटा को आप जो लोकेशन पे था उसे दोबारा फेच करें। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है, जैसे मान चलिए आप थिंक करिए, आप सब प्रोग्रामर होंगे और कुछ नहीं होंगे तो मतलब लूप के बारे में तो जानते ही होंगे। तो थिंक अबाउट अ लूप। देखिए अ लूप लाइक फॉर आई इन, मतलब ऐसे सोचिए, थिंक अबाउट अ लूप फॉर आई फ्रॉम 1 to 100। तो आपने आई चला रहे हैं 1 से 100 तक के बीच में, यूजेज द सेम काउंटर वेरिएबल ओवर एंड ओवर। जैसा देखा आपने क्या किया कि आई की वैल्यू 1 से 100 तक चलाया, और उसमें क्या कर रहे हो आप, हमेशा आई को ही तो यूज कर रहे हो ना आप लूप चलाने के लिए। तो ये एक तरीके का टेम्पोरल लोकेलिटी का एग्जाम्पल हुआ। चलिए बात करते हैं स्पेशियल लोकेलिटी के बारे में। तो इट रिफर्स टू द टेंडेंसी फॉर अ प्रोग्राम टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन that are close to each other in the memory. This means that if a program accesses a memory location, it is likely to access other nearby memory location soon after। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि if you use it, you will use इट्स नेवर अगेन इन नेक्स्ट कह सकते हो आप। जैसे कि मान चलिए आपने क्या किया, किसी एक लोकेशन को आपने एक्सेस किया, ठीक है, और उसे यूज़ किया, तो हो सकता है कि उसके जो नेबर वाले हों
आप उसको भी यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। तो यही होता है स्पेशल लोकेलिटी में। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे आप किसी एरे को रीड कर रहे हो और एक लिस्ट को रीड कर रहे हो, ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट रीड आइटम 1, मतलब आपने फर्स्ट एलिमेंट को रीड किया, ठीक है, एंड यू आर ऑलमोस्ट सर्टनली अबाउट टू रीड एलिमेंट सेकेंड। ये तो होता ही होता है। जैसे प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं ना, कि जैसे मान चलिए आपने यही बात करते हैं एक एरे के बारे में। तो देखिए एरे में आपने 10 एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान चलिए यहाँ पे एक एरे बनाते हैं और 10 एलिमेंट नहीं 3 एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो आपने इसे रखा हुआ है, ठीक है। अब किसी टाइम पे आपने क्या किया, एरे ऑफ 0 को, जो कि आपका 1 है, यहाँ 0 1 2 इंडेक्सिंग है, तो आपने इसे एक्सेस किया। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप क्या कर रहे हो, एरे ऑफ 1 को भी एक्सेस कर रहे होगे। अगर आप एरे ऑफ 0 को एक्सेस कर ली हो तो यानी कि आप इन फ्यूचर 7 को भी एक्सेस करोगे। तो ये क्या करता है, आपका स्पेशल लोकेलिटी बताता है। अब तो चलिए बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला आपका आता है हिट रेशियो, जिससे आप एच आई से रिप्रेजेंट करते हो, और आई रिप्रेजेंट करता है किस लेवल की आप बात कर रहे हो। चलिए अभी इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर बताएंगे, डिस्कस करेंगे। द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग डेटा एट लेवल आई calculated as the total number of cache hits divided by the total number of memory references। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हिट रेशियो है, जिसे आप एच आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेयर आई इज द लोकेटिंग डेटा एट लेवल आई, कहता क्या है कि आपका जो एच आई है, हिट रेशियो एट लेवल आई है, वो क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैश आपने हिट किए उस समय, टोटल नंबर ऑफ कैसेस हिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस, आपने कितने नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस यूज किए। ये आपका क्या कहता है, हिट रेशियो बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी से मिलता जुलता मिस रेशियो। जैसे आपने हिट तो कर लिया, हो सकता है आप मिस भी कर लो, तो उसमें क्या होता है, द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग टू लोकेट डेटा एट लेवल आई प्रिसाइजली डिफाइंड एज 1 माइनस एच आई, वेयर एच आई अभी अभी जस्ट हमने देखा वो क्या था, हिट रेशियो था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान चलिए आप किसी एक लेवल पे गए, ठीक है, आपने उसे हिट कर लिया, तो वो आपका एक्सेस हो गया, मतलब एच आई हो गया वो आपका। अब ये भी तो हो सकता है आपने उस लेवल को छोड़कर नीचे वाले लेवल पे आपका डेटा था, आप उसे हिट किए, तो ऊपर वाला लेवल क्या हुआ, मिस हो गया, ये भी हो सकता है। तो उस तरीके से मिस रेशियो भी होता है। जो मिस रेशियो होता है वो 1 माइनस हिट रेशियो होता है, वेयर एच आई, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, एच आई रिप्रेजेंट द हिट रेशियो एट लेवल आई। तो इस तरीके से आपका हिट रेशियो होता है और मिस रेशियो होता है। इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हो गया और ये हो गया, ये आगे चल के बहुत काम आएंगे आपके। या फिर आप मिस रेशियो कैसे भी डिफाइन कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कैसेस मिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस, ये भी एक तरीका है आपको डिफाइन करने का, वो आपके ऊपर है। लेकिन हिट रेशियो ऐसे ही डिफाइन होता है, टोटल नंबर ऑफ कैश हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस। अब चलिए बात करते हैं कुछ एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की। तो आप किसी अलग अलग तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो अलग अलग लेवल को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका टाइम भी तो लगेगा ना। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, 2 लेवल हैं और 2 लेवल को आपने 2 अलग अलग तरीके से एक्सेस किया, ठीक है। पहले क्या किया, एक तरीके साइमल्टेनियस कर लिया, फिर इंडिपेंडेंट, और दूसरा आपने क्या किया, डिपेंडेंसी के साथ किया। तो दोनों में तो एवरेज एक्सेस टाइम अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक क्या कर रहा है साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ दोनों में देख रहा है, और एक क्या कर रहा है आपका पहले लेवल में जा रहा है फिर दूसरे लेवल में जा रहा है, तो टाइम डिफरेंट होगा। तो इसलिए एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका 2 लेवल में डिफाइन हो सकता है। मतलब 2 लेवल नहीं कह सकते, इसे 2 तरीकों से डिफाइन हो सकता है आपका। सबसे पहला आता है साइमल्टेनियस, जिसे इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा आएगा जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो आगे चल के भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, मान चलिए यहाँ पे एक सीपीयू है, ठीक है, आपका जो आपका एक्सेस करेगा डेटा और फेच करेगा। उसमें क्या है, आपका मान चलिए यहाँ पे L1 एक लेवल है, एक L2 लेवल है। तो अगर मेरा L1 लेवल है और उसका हिट रेशियो H1 है, और जो टाइम लग रहा है इसका T1 टाइम लग रहा है एक्सेस करने के लिए डेटा फ्रॉम लेवल 1 टू CPU, और यहाँ पे L2 लेवल है जिसमें हिट रेशियो H2 दिया हुआ है और इसमें T2 टाइम लग रहा है एक्सेस करने के लिए। तो आप जस्ट ऐसे समझिए कि आपने क्या कहा कि आप 2 दोस्त हो, ठीक है, और दोनों दोस्त को आपको एक वर्ड फाइंड करना है, लेकिन वो 2 अलग अलग बुक में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक दोस्त को एक बुक दे दोगे, एक दोस्त को एक बुक दे दोगे और कहोगे भाई दोनों लोग फाइंड करो।
अगर ऐसे नहीं सोचिए, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इससे कुछ बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपने सीपीयू है, ठीक है, और यहाँ एक बुक रखा हुआ है, एक यहाँ पे बुक रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, एक वर्ड फाइंड करना है जो किन्हीं दोनों में से किसी एक बुक में होगा वर्ड। तो क्या करेगा वो, या तो ऐसे कर सकता है पहले बुक में फाइंड करे फिर जाके दूसरे बुक में फाइंड करे, या तो ऐसा हो सकता है दोनों बुक में एक ही टाइम पे फाइंड करे और जहां मिले वहां पे हिट कर ले। ये तरीका एकदम सही होगा। तो इस साइमल्टेनियस में आता है, ठीक है। वहां पे आपने क्या किया, टी एवरेज कैसे निकालते हो आप, यहाँ पे एवरेज एक्सेस टाइम जो मेमोरी का है वो कैसे निकालते हो, पहले या तो हिट करे तो H1 हो गया और उसका एक्सेस टाइम लिख दिया आपने, या फिर पहले में से मिस कर दिया मान लीजिए तो दूसरे में हिट करे। तो मिस करने का अभी अभी जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, 1 माइनस एच आई होता है। तो यहाँ किसको मिस किया है, पहले लेवल को मिस किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस H1 होगा। और फिर देखिए आपका इसका एक्सेस टाइम कितना होगा, T2 हुआ, क्योंकि अब ये इसी को एक्सेस कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं था ना इसको एक्सेस करने के बाद आया इस पे, ये तो साइमल्टेनियस कर रहा है ना। तो अगर इसमें हिट हो गया था तो H1 T1 प्लस अब यहाँ मिस हो गया तो 1 माइनस H1 और फिर T2 यानी कि T2 का एक्सेस टाइम, और यहाँ पे हिट हुआ है ना तो इसका आपका हिट रेशियो लिखेंगे आप। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एवरेज एक्सेस टाइम निकालते हो इन साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग हायरार्किकल एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि हम लोग ने साइमल्टेनियस में बात किया कि एक ही समय पे आपने दोनों लेवल को देखा, और यहाँ पे क्या होता है एक समय पे एक लेवल को आप देखते हो। जैसे सीपीयू है यहाँ पे, यहाँ लेवल 1 है, यहाँ पे आपने लेवल 2 रखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, इस सीपीयू से पहले लेवल 1 पे फेच किया या एक्सेस किया और फिर देखा आपने कि आपका रिक्वायर्ड डेटा मिला कि नहीं। अगर वो नहीं मिलेगा तब आप लेवल 2 पे जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिला तो आप लेवल 2 पे जाओगे। तो इस कंडीशन में आप कर क्या रहे हो, जैसे सबसे पहले आपने लेवल 1 पे देखा, तो अगर यहाँ पे हिट कर गया, अगर लेवल 1 पे ही हिट कर गया तो आपका हिट रेशियो इसका H1 और इसका एक्सेस टाइम T1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं किया तो क्या करोगे, आप नीचे आओगे यानी कि और ऐड करोगे, प्लस करोगे, और यहाँ पे मिस कर गया होगा तो ही आप नीचे आओगे, तो 1 माइनस H1। अब जब यहाँ पे मिस कर गया आप नीचे आ गए तो यानी कि इसका हिट रेशियो, क्योंकि आपका ये इंश्योर करेगा, जो आपका हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर करेगा लोअर लेवल पे डेटा हमेशा मिल ही जाएगा। क्योंकि आपने ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी में पढ़ी हुई है कि मतलब अगर अपर लेवल पे हो तो लोअर लेवल में होगा ही होगा, अगर नहीं है अपर लेवल में तो लोअर लेवल पे तो होगा ही होगा वो डेटा जो आपने रखा हुआ है। तभी ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले आपने यहाँ पे हिट किया और यहाँ का एक्सेस टाइम लिखा, फिर आपने अगर यहाँ मिस कर दिया होगा तो यहाँ पे मिस करने का आपने वो लिखा 1 माइनस H1, फिर यहाँ पे हिट कर लिया आपने H2, और फिर अब देखिए यहाँ पे एक्सेस करने के बाद ही ना आप यहाँ पे आए हो, तो यानी कि एक्सेस टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा, तो इसका एक्सेस टाइम ऐसे होगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल हायरार्किकल एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का आपका टी एवरेज हो गया, जिसे आप कहोगे H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 H2 T1 प्लस T2। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं ये हिट रेशियो या फिर एवरेज एक्सेस टाइम ये सब निकालते कैसे हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज डिजाइंड विद अ 3 टियर और हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 3 लेवल है हायरार्किकल मेमोरी में। द लेवल 1 कैश ऑपरेट्स विद एन एक्सेस टाइम ऑफ 10 नैनोसेकेंड and maintains a hit ratio of 90%. The main memory operates with an access time of 100 nanosecond and maintains a hit ratio of 80%. The virtual memory located on the magnetic disk. अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क पे एक वर्चुअल मेमोरी रखी गई है जो रिक्वायर्स क्या है, रिक्वायर्स 10,000 नैनोसेकेंड फॉर एक्सेस। कैलकुलेट द टोटल एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, जिसे टी एवरेज कह रहे हैं हम लोग, फॉर दिस हायरार्किकल सिस्टम। तो सबसे पहले क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और उसमें लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारा। तो जो सबसे पहला गिवन है हमारा कि यहाँ पे आपका 3 लेवल का क्या है आपका, इसे लेवल 1 कहेंगे, हायरार्किकल मेमोरी है, जिसको आप लेवल 2 यहाँ पे कहेंगे, और इसे आप कह रहे होगे वर्चुअल जो है आपका लेवल 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका लेवल 3, और इनके साथ साथ और क्या क्या गिवन है आपका। जैसे देखिए लेवल 1 पे जो आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि जो लेवल 1 पे है उसका एक्सेस टाइम कितना है आपका 10 नैनो सेकेंड लिखा हुआ है, और विद हिट रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ 90% दिया हुआ है, यानी कि इन इफ विल टॉक अबाउट 10 डेसिमल देन 0.9 होगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या दिया हुआ है, मेन मेमोरी ऑपरेट्स विद एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनो सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है। और इसका आपका अगर देखा जाए हिट रेशियो कितना दिया हुआ है 80% यानी कि 0.8। और फिर देखिए वर्चुअल मेमोरी लोकेटेड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क कितना आपका एक्सेस टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 नैनो सेकेंड। लेकिन इसका देखिए एक चीज़ नहीं दिया है जो कि एक्सेस टाइम है। और इसके पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर लेवल 1 पे नहीं मिला, लेवल 2 पे नहीं मिला, तो लास्ट लेवल पे मिलता ही मिलता है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो हिट रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब आपका जो है दिया हुआ है। इसे आप T1 कहते हो, इसे आप H1 कहोगे, इसे आप T2 कहोगे, इसे आप H2 कहोगे, इसे आप T3 कह रहे होगे और इसे आप H3 कह रहे होगे। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर पहले पे नहीं मिला तो दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे नहीं मिला तो तीसरे पे आएगा। तो चलिए इसके लिए टी एवरेज लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका टी एवरेज क्या होगा, मान चलिए पहले लेवल पे ही हिट कर गया तो उसका एवरेज एक्सेस टाइम, उसका एक्सेस टाइम लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, मान चलिए पहले पे नहीं मिला, यानी कि पहले पे आपका मिस हो गया। अब जैसे ही आपका पहले पे मिस हुआ, वो क्या करेगा, दूसरे पे हिट कर सकता है। हाँ जी, जरूर हिट कर सकता है। मान चलिए दूसरे पे हिट कर गया, तो इस समय क्या हुआ होगा, उसने पहले वाले लेवल को एक्सेस किया होगा, उसका टाइम, दूसरे वाले लेवल को किया होगा, उसका टाइम। अब देखिए इन दोनों के अलावा भी तो एक कंडीशन है। मान के चलिए कि उसने क्या किया कि पहले को भी मिस कर दिया, दूसरे को भी मिस कर दिया, और लास्ट में जो किया तीसरे लेवल पे जाकर उसने हिट किया। अब उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए पहले पे आपने क्या किया, मिस करा दिया उसके लिए, दूसरे पे भी उसने क्या किया, मिस कर दिया। अब फिर जाके देखिए तीसरे पे उसने हिट किया, और उसके साथ साथ क्या किया इसने, इसका एक्सेस टाइम भी तो लिया ना, पहले को एक्सेस किया था, फिर उसने दूसरे को एक्सेस किया, अब क्या किया उसने, तीसरे को एक्सेस किया। तो ये आपका ओवरऑल जो किया है आपका फॉर्मूला बनेगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है, मुझे निकालना है टोटल एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम टी एवरेज फॉर दिस हायरार्किकल सिस्टम। तो चलिए निकालते हैं। तो आपका जो कि है H1 की वैल्यू क्या होगी, 0.9, T1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 नैनो सेकंड में ही मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, 10 दी हुई है। अब फिर 1 माइनस H1 0.1 होगा आपका। H2 की वैल्यू क्या होगी, 0.2 दी हुई है। और T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 100 प्लस 10 यानी कि 110 नैनो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा फिर आप क्या किए हो कि पहले पे आपका हो गया मिस, दूसरे पे भी हो गया आपका मिस, और सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, इसने हिट किया था, ठीक है। तो पहले पे मिस किया, दूसरे पे हिट किया। अब यहाँ पे क्या है आपका, पहले पे मिस किया, दूसरे पे भी मिस किया, और तीसरे पे हिट किया, उसके लिए क्या था, 1 था मेरा। और उसके बाद फिर क्या होगा मेरा, T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि हर एक का देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, और 1 1 0, जो कि ये हो गया मेरा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और देखूँ कितना आ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका एवरेज एक्सेस टाइम यहाँ कितना आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे तो ये 9 हो जाने वाला है, और 0.1 अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये 8.8 हो जाएगा। और फिर अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा आपका 202.2। ओवरऑल टी एवरेज कितना आ गया आपका, बताइए। ओवरऑल आपका टी एवरेज आएगा 220.0 नैनो सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं आखिर में क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। कंसिडर अ 2 लेवल हायरार्की। यहाँ पे क्या बोला है, मतलब 2 लेवल का आपका एक हायरार्की बनेगा मेमोरी का, वेयर द लेवल 1 कैश एक्सेस टाइम इज 20 नैनो सेकंड, यानी कि लेवल 1 का जो कैश एक्सेस टाइम दिया हुआ 20 नैनो सेकंड, विद अ 75% हिट रेट। इसका हिट रेट कितना दिया, 75%। एंड L2 कैश एक्सेस टाइम इज 100 नैनो सेकंड। अब यहाँ पे L2 का एक्सेस टाइम कितना दिया, 100 नैनो सेकंड। इफ द सिस्टम स्टेट्स दैट अ मिस रिक्वायर्स transferring a block of 2 word from L2 to L1, and then it requested the word assigned to the CPU, then find the T average of the system। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो समझते हैं ये आखिर में कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं सबसे पहले कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि 2 लेवल का आपका हायरार्की सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। मान चलिए एक CPU होगा जो ऐसे कनेक्ट होगा आपका CPU, तो लेवल 1 और ये लेवल 2 हो गया, ठीक है ना। और बोल रहा है जो लेवल 1 का जो एक्सेस टाइम T1 दिया हुआ है आपका 20 नैनो सेकेंड, और इसका जो H1 दिया हुआ है यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है 75% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेशियो में देखा जाए तो 0.75 हिट रेशियो इसका दिया हुआ है।
और L2 के लिए क्या दिया हुआ है, जो लेवल 2 पे एक्सेस टाइम है कितना दिया हुआ है, 100 नैनो सेकेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, T2 की वैल्यू दी हुई है आपकी 100 नैनो सेकेंड दी हुई है, जो कि सबसे आसान तरीके से लिखा जा सकता है। और H2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, लेकिन अभी भी हम ये जानते हैं कि लास्ट वाले लेवल पे तो क्या होगा, आपका हिट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका हिट रेशियो। ये चीज़ें जो हमें दी हुई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसके अलावा 1 मिनट रुकिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई मिस अकर होता है पहले लेवल से, तो दूसरे लेवल से 2 वर्ड उठकर पहले लेवल में चले जाएंगे और फिर पहले लेवल से जो कि ये आपका CPU में असाइन होगा वर्ड। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान चलिए इसने मिस कर दिया इस लेवल ने, तो आप जब नीचे आओगे ना, तो यहाँ से जब एक्सेस करोगे तो 2 वर्ड उठ के जाएंगे ऊपर, ठीक है ना, 2 वर्ड्स ऊपर उठ के जाएंगे। और इसके पहले क्या होता था कि हमेशा क्या होता था, एक ही वर्ड उठकर ऊपर जाता था, फिर वही वर्ड ऊपर मतलब अगर जो मिल जाता था इसमें, फिर यहाँ पे आता था, फिर यहाँ से CPU क्या करता था, एक्सेस कर लेता था। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए कि एक वर्ड के अलावा 2 वर्ड गए, यानी कि जो एक्सेस टाइम लगेगा एक वर्ड के लिए, अगर यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड दिया हो तो यहाँ पे 2 वर्ड का एक्सेस टाइम लगेगा जो कि 200 नैनो सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले ही गिवन लिख चुका है, लेकिन एक बार और लिख लेते हैं। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 नैनो सेकेंड। H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0.75 हो जाएगा, 75% हिट रेट दिया था। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा नैनो सेकेंड में जैसा गिवन है। और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी। अब मैं T एवरेज लिखता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मैंने फॉर्मूले में क्या चेंज किया है जिससे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहले वो देखते हैं, पहले पे अगर हिट कर लिया, सॉरी, अगर पहले पे ही हिट कर लिया तो क्या होगा आपका, क्या वो नीचे आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले पे मिस करता है तो कंडीशन में क्या हुआ, आपका पहले का मिस रेशियो, ठीक है, फिर सेकंड वाले को हिट कर लिया, वो लिख लिया आपने, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही सेकंड वाले को हिट किया, उसमें क्या बोला उसने कि जो आपका एक्सेस टाइम होगा, ठीक है, जो आपका एक वर्ड जो जाने वाला था ऊपर उठ के, उसके अब 2 वर्ड जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इफ, यहाँ पे देखिए, if the system states that a message requires transferring a block of 2 word from L2 to L1 and then the requested word assigned to the CPU, then find the T average of the system। तो आपने क्या किया, पहला तो एक्सेस टाइम यही होगा पहले वाले का T1 ही, लेकिन अब चेंज क्या हो गया, इसको 2 बार एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि 2 वर्ड उठ कर गए हैं तो 2 गुना टाइम लगेगा इसको, ठीक है ना। ये होगा, अब ये आपका हो गया जो कि है रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जिस पे आप वैल्यू पुट करोगे और उसका आंसर निकालोगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। अभी भी ध्यान रखिएगा मैंने 2T क्यों किया हुआ है, क्योंकि अब मैं एक वर्ड नहीं ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ से 2 वर्ड में एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 वर्ड ऊपर जा रहे हैं, फिर जो कि ये CPU आपको वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ पे मिला और यहाँ मिलने पे कितना वर्ड मिले, 2 वर्ड मिले हैं, यानी 2 वर्ड का एक्सेस टाइम लगेगा, एक वर्ड का नहीं लगेगा, अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फिर लिखता हूँ, H1 की वैल्यू क्या है आपकी 0.75 और T1 की वैल्यू क्या है 20। सब मैं नैनो सेकंड में निकाल रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 0.025 होगा, फिर मल्टीप्लाई H1 से करेंगे, H2 से करेंगे जो 1 है आपका। फिर यहाँ T1 की वैल्यू क्या दी हुई है, T1 की वैल्यू 20 नैनो सेकंड दी हुई है, और T2 2 इंटू T2 होगा यानी कि 200 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो T एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 15 हो गया और फिर प्लस हो गया यहाँ पे 55, इजंट इट। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 70 नैनो सेकेंड हो गया, जो आपका आंसर है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर 2 वर्ड रहे या फिर 3 वर्ड रहे, मतलब कैसे मैं वर्ड को ट्रांसफर कर रहा था, उसमें क्या हो रहा था, आपका जितना एक्सेस टाइम लग रहा था वर्ड से मल्टीप्लाई हो जा रहा था, मतलब जितने वर्ड को आप एक्सेस कर रहे थे। जैसे कि मैं इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे मान चलिए अगर आपका 3 लेवल रहता, जैसे 3 लेवल रहते, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता कि अगर जो आपने L1 लेवल पे अगर आपका मिस होता है, फिर आप L2 पे गए और वहां से आपके 4 वर्ड उठकर L1 में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहा होता। और अगर मान चलिए आप L2 पे भी मिस कर गए तो आपके जो कि है L3 लेवल पे 8 वर्ड होकर जो कि है आपका ऊपर जा रहे थे, ठीक है, एक्सेस हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने L1 मिस किया तो L2 से आपके 4 वर्ड एक्सेस होंगे, फिर L1 पे जाएंगे।
अगर आपने L3 मिस किया, मतलब सॉरी L2 मिस किया, तो आपका क्या होता है, L3 से 8 वर्ड उठकर ऊपर जाते और फिर जाके एक्सेस होते। तो इस केस को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो आपको एक चीज अच्छा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको करना क्या है। कि आप जब भी पहला हिट करोगे उसको वैसे ही छोड़ दो, जब पहला मिस होता तो दूसरे में क्या करते आप, जहां पे आप टाइम लिख रहे थे, जैसे आप अगर पहला, इसके लिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान चलिए इसके लिए अगर आप टी एवरेज निकालते, कैसे करते, मान चलिए पहला हिट कर गया, ठीक है, और पहले का एक्सेस टाइम लिख दिए। मान चलिए अगर पहला मिस करता तो आप क्या करते, तो पहला मिस कर गया तो आप क्या करते, इसका आपका हिट रेशियो लिखते और एक्सेस टाइम में क्या लिखते, T1 प्लस, अब यहाँ से 4 वर्ड उठ के ऊपर जा रहे थे ना, तो यानी कि 4 एक्सेस वर्ड, यानी 4 वर्ड आप एक्सेस करते यहाँ से, फिर T2 लिखते। मान चलिए कि अगर आपका T2 भी मिस कर जाता तो फिर आप क्या करते, मतलब इस वाले लेवल पे भी मिस हो जाता, लेवल 2 पे भी, तो आप क्या करते, फिर आप पहले लेवल का मिस कर ही दिया था आपने, दूसरे लेवल का भी आपने मिस कर दिया, फिर तीसरे लेवल पे हिट हो गया। अब उस हिट के साथ आप क्या करते, जैसे कि आपने थर्ड लेवल पे भी हिट कर दिया है, तो आप उस हिट के साथ क्या करते, वापस आप इसके साथ जब लिख रहे होते टाइम को, तो यहाँ से टी एक वर्ड यहाँ पे था, यहाँ पे क्या होता आपका 4 वर्ड एक्सेस हो रहे होते, सॉरी T1 लेते, और फिर यहाँ पे क्या करते 8 वर्ड को आप क्या करते एक्सेस करते, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, सॉरी ऐसा होता कुछ आपका, ठीक है ना। कि आप अब एक क्वेश्चन समझ जाइए और हमेशा दिमाग में रखिए, आप जितने वर्ड को एक्सेस करेंगे उतने बार एक्सेस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे आप। अगर आप इसके पहले जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता था, यानी कि आप हमेशा एक वर्ड लेके चलते थे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो गया है कि आपने एक वर्ड मिस किया तो आप 4 वर्ड को एक्सेस कर रहे हो, अगर आपने सेकेंड लेवल में मिस कर दिया तो थर्ड लेवल से 8 वर्ड को एक्सेस कर रहे हो, और वापस से फिर असाइन कर रहे हो सीपी को, तो ये इस सब कंडीशन में आप क्या करोगे, जितने वर्ड रहेंगे उतनी बार आप एक्सेस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद टी एवरेज निकालोगे, तो आपका जो टी एवरेज होगा वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब चलिए बात करते हैं जिस क्वेश्चन के लिए मैं आया था, जिस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात कर रहे थे, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, कंसिडर अ 2 लेवल हायरार्की विद अ कैश लेवल L1 हैविंग एक्सेस टाइम 25 नैनोसेकंड एंड लेवल L2, ये गिवन है, ठीक है ना। अब इसका एक्सेस टाइम अभी नहीं दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बस गिवन देखिए क्या है, गिवन क्या है, जो टी एवरेज है विदाउट L1 इज 200 नैनोसेकंड, यानी कि L1 के बिना जो कि आपका टी एवरेज है वो 200 नैनोसेकंड दिया हुआ है, ठीक है। एंड विद लेवल L1 इज 50 नैनोसेकंड। तो फाइंड द हिट रेशियो ऑफ L1 इन दिस 2 लेवल हायरार्की सिस्टम। अब ये कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि देखो मेरे पास 2 लेवल हायरार्की है, ठीक है, तो मैं 2 लेवल, एक मान चलिए सीपीयू रखा ही हुआ है, ये मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा बनाऊंगा, अगर जिसमें मिस हो जाता है आप समझ जाइएगा कि होता क्या है, ठीक है ना। इसके पहले उन्होंने बहुत डिस्कस कर लिया इसके बारे में, तो अब आपको ये हैबिचुअल हो गया होगा। यहाँ लेवल 1 है, यहाँ पे लेवल 2 है। ये बोल रहा है कि जो लेवल 1 है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो लेवल 1 है उसका एक्सेस टाइम कितना दिया हुआ है, 25 नैनोसेकंड। लेकिन क्या इसका हिट रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है। और जो लेवल 2 है, क्या उसका एक्सेस टाइम दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या H2 दिया हुआ है, हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट अगर लास्ट लेवल हो तो भाई हिट करेगा ही करेगा, तो ये 1 तो लेंगे ही लेंगे हम लोग। तो चलिए अब इस तरीके से मैं बात करता हूँ। एक तो पहले इसको निकालना है, दूसरा इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, अगर मैं टी एवरेज निकाला हूँ और विदाउट L1 है तो 200 नैनोसेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टी एवरेज है आपका विदाउट L1 वो कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका, हाँ, 200 नैनो सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं टी एवरेज विदाउट L1 के लिए, यानी कि दूसरे में हिट हो गया और दूसरे का ही एक्सेस टाइम। क्यों, समझ में आया ना। पहला लेवल से तो कुछ लेना देना ही नहीं, आप इसे हटा दो, इसी में हिट हुआ, इसी का एक्सेस टाइम, तो हिट रेशियो तो इसका पता ही है आपका, टी एवरेज यहाँ पे क्या दिया 200 नैनो सेकेंड, और इसका हिट रेशियो भी पता है आपका 1 है, तो T2 नहीं निकाल लोगे आप, तो T2 क्या आ गया आपका 200 नैनो सेकेंड आ गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब जब आपने T2 भी निकाल लिया तो आपका अब क्या बचा है, बस H1 निकालना बचा है, जो कि मेरा मेन क्वेश्चन था। और उसके पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर L1 के साथ लेता हूं तो टी एवरेज क्या आ रहा है, 50 नैनो सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टी एवरेज विद L1
कितना दिया हुआ है मेरा 50 नैनो सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिख लेते हैं टी एवरेज। तो पहले में हिट कर गया, ठीक है, अगर पहले में मिस किया, ठीक है, दूसरे में हिट किया, ठीक है, तो ऐसे जो कि है आपका हो गया। अब चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो टी एवरेज कितना दिया हुआ है 50 नैनो सेकंड, H1 नहीं पता, वही तो निकालना है हमें। और उसके साथ साथ T1 की वैल्यू क्या दी हुई है, इसके पहले मैंने बताया था 25 नैनो सेकंड दी, सब मैं नैनो सेकंड में लिख रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी आपका आंसर आता है वो नैनो सेकंड में आएगा, लेकिन जब रेशियो की बात करेंगे तो उस पर कोई आपका वो नहीं रहेगा कि मतलब नैनो सेकंड में या फिर किसी ऑर्डर में नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी नैनो सेकंड, इधर नैनो सेकंड कट जाएंगे। रेशियो जो होता है आपका बिना किसी ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे H1 निकालना ही है मुझे, H2 पता है 1 है, ठीक है। अब T1 प्लस T2 की बात करते हैं, तो T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू क्या है 25 है और T2 की वैल्यू क्या है 200 है, जो अभी हमने जस्ट निकाला। अब ये चीज़ मुझे मिल गया। अब यहाँ से क्या आप H1 नहीं निकाल लेंगे, एकदम ईजिली निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, H1 निकालते हैं और H1 निकाल के फिर देखते हैं आंसर कितना आया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, आप यहाँ पे 50 लिखा, फिर यहाँ पे 25 H1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 माइनस H1, और यहाँ पे क्या हो गया 225 हो गया, ये बना आपका, ठीक है। अब जब ये बना हुआ है तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्या, कि हर जगह जो कि है 25 से ये कट रहा है, ठीक है। तो 25 से मैं काट के देख लेता हूँ, तो ये हो गया 2 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 2, और यहाँ पे हो गया आपका ये, अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -8H1 हो गया, और यहाँ पे +9 हो गया। फिर उधर भेज दो, और इधर हो गया 8H1 इज इक्वल्स टू, और उधर जाने के बाद कितना हो गया, ये मेरा 7 हो गया। तो यानी कि H1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7/8 आ गया। ये हो गया आपका आंसर।